हेलो एवरीवन। सीसीआई के एग्ज़ाम में सिर्फ 7 दिन बचे हैं, यानी कि एग्ज़ाम सर पे है। तो थोड़ा टेंशन हो रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कैसे सब कुछ मैनेज करना है, टेंशन हो रही होगी। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि मैंने कैसे इसको क्लियर किया था। लास्ट एक वीक के लिए मैंने क्या स्टडी प्लान रखा था, कैसे खुद को कॉन्फिडेंट रखा। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले सीसीआई के एग्ज़ाम में जो मेजर पोर्शन आता है वो आता है एग्रीकल्चर का। तो हम एग्रीकल्चर के बारे में बात करते हैं। अभी 7 दिन सिर्फ बचे हैं तो हम पूरा एग्रीकल्चर रिवाइज नहीं कर सकते, बहुत वास्ट सिलेबस है। तो मेन टॉपिक जो कि आपको रिवाइज करने बहुत ज़रूरी है वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस और मार्केटिंग, तीनों सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनमें भी कुछ सब टॉपिक्स हैं जिनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। इन टॉपिक्स को एटलीस्ट आप बार बार रिवाइज करके जरूर जाइए, आपको मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं में से मिलेंगे। उसके बाद में प्लांट पैथोलॉजी और एंटोमोलॉजी के लिए मेजर क्रॉप पेस्ट एंड डिजीज इसमें बेसिक लेवल की पूछी जाती हैं, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं जाते हैं सीसीआई के एग्जाम में डिजीज़ के लिए। और इंसेक्ट्स के बारे में, पेस्ट के बारे में अच्छे से स्टडी कर लेना। देन जनरल एग्रीकल्चर में मोस्ट इंपॉर्टेंटली स्कीम्स को रिवाइज करना बहुत जरूरी है। जो जो मेन स्कीम है जैसे पीएम एफबीवाई, पीएम किसान, इस टाइप की मेन स्कीम्स को आप रिवाइज कर ले। उसके बाद में रिसर्च इंस्टीट्यूशन, बार बार ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सीसीआई में कि कौन सा इंस्टीट्यूशन कहाँ पे लोकेट है, उसकी लोकेशंस पूछी जाती है। लास्ट ईयर जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 3-4 क्वेश्चंस ऐसे थे जहाँ पे लोकेशंस पूछी गई थी इंस्टीट्यूशन की। तो इसको बहुत अच्छे से देख लेना। एंड कॉटन स्टेटिक्स, सीसीआई का एग्जाम है तो कॉटन के बारे में तो पूछेंगे ही पूछेंगे, इसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है। आपको 9 से 10 क्वेश्चन कॉटन के बारे में देखने को मिल जाएंगे। तो एग्रीकल्चर जो अपने आप में मोस्ट इंपॉर्टेंट है और उसमें भी ये सब टॉपिक्स जो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं इनको एटलीस्ट आप रिवाइज कर लेना। उसके अलावा क्या नहीं पढ़ना है एग्रीकल्चर के लिए, तो एनिमल हस्बेंड्री आप अवॉइड कर सकते हैं, उसको बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है। हॉर्टिकल्चर से कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इंजीनियरिंग 1-2 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसको एकदम बेसिक लेवल से आप इंजीनियरिंग अभी रिवाइज कर ले, ज़्यादा डीप में उसमें भी नहीं जाएं। उसके बाद हम देखते हैं जीके को कैसे कवर करना है। आपको 15 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में, उसमें से आपको ऑलमोस्ट 5 से 6 क्वेश्चन भी आपने कवर कर लिए ना तो आप रेस में आ जाएंगे। आपको पूरे 15 क्वेश्चन आपसे होंगे भी नहीं और करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो आपको सेलेक्टिव स्टडी करनी है जीके के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर के बच्चे पूरा जीके कवर नहीं कर पाएंगे। तो उसमें आपको क्या कवर करना है, सबसे पहले करंट अफेयर्स, जो अभी रिसेंट की न्यूज़ हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड और साइंस से रिलेटेड ज़्यादातर, वो वाली आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में एग्रीकल्चर ज्योग्राफी से ऐसे 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जैसे स्टेट्स, रिवर्स, सोइल का टाइप या डैम, इन सब से क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। देन 2025 में जितने अवार्ड्स दिए गए हैं उनको देख लेना, दोनों साइंस और एग्रीकल्चर दोनों से रिलेटेड। एंड रिसेंट स्पोर्ट्स, अभी जैसे आईपीएल हुआ था तो उससे क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। एंड आईपीएल अगर इंपॉर्टेंट है तो उससे पीछे सारा क्रिकेट इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो हो सकता है आपसे आईपीएल के थ्रू वो क्रिकेट से कुछ क्वेश्चन पूछ ले, तो एक बार इसको अच्छे से देख लेना। या कोई और गेम अगर अभी रिसेंट में चल रहा है तो उस पे से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद में जीके को प्रिपेयर कैसे करें, तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर लीजिए, उसमें से जीके के क्वेश्चन देखो और उनकी एक लिस्ट बनाओ कि कौन से क्वेश्चंस कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं। जैसे स्कीम से है या ज्योग्राफी, अवार्ड, एग्रीकल्चर डाटा, इस टाइप से आप अलग अलग टॉपिक्स मेंशन कर लीजिए कि कौन से टॉपिक से जीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। देन उन टॉपिक्स को आप चैट जीपीटी पे सर्च कीजिए। चैट जीपीटी आपको बहुत अच्छे से बेसिक लेवल का उस टॉपिक में से निकाल के मैटर देगी और आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। सबसे फास्ट तरीका आप यही अपना सकते हैं, मैंने यही किया था। मैंने चैट जीपीटी की बहुत हेल्प ली थी, जीके के क्वेश्चंस निकाले प्रीवियस ईयर पेपर से एंड देन उनको पुट किया चैट जीपीटी में। और उन चैट जीपीटी ऐसा करती है कि वो आप उसमें क्वेश्चंस डालेंगे तो नए टाइप के क्वेश्चंस देखिए उसी टॉपिक से, तो आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं। एंड डोंट ट्राई टू कंप्लीट जीके, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि जीके अभी मैं 7 दिन बचे हैं जीके कवर कर लेता हूँ पूरा, ऐसा नहीं करना है। अगर आप जीके पे अभी ज़्यादा फोकस करेंगे तो आपके बाकी के पोर्शन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो रह जाएंगे। तो अभी सिर्फ सेलेक्टिव जीके पढ़िए। मतलब ऐसा होता है ना कि बाकी सारा पोर्शन हमको आ रहा है लेकिन जीके हमारा वीक है, तो अभी 7 दिन बच्चे हैं उसमें हम बार बार फोकस करना चाहते हैं कि जीके पढ़ लूँ जीके पढ़ लूँ, क्योंकि वो डराता है। लेकिन डरना नहीं है इससे, सिर्फ सेलेक्टिव 1-2 घंटे जीके पढ़िए, बाकी अपना जो आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है उसी को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कीजिए। जीके में आपने 4-5 क्वेश्चन कर दिए तो मोर देन सफिशियंट है। मैंने इतने ही किए थे और हो गया था पेपर क्लियर, तो बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है जीके से। लेकिन हाँ, ये मेन जो टॉपिक्स हैं उनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा। देन
अगर इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग की बात करें तो आप भी इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग आप नए सिरे से तो नहीं पढ़ सकते हैं, तो उनकी सिर्फ आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे क्वांट में कुछ फॉर्मूलाज हैं वो एक बार आप रिवाइज कर सकते हैं, बाकी सिर्फ प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। उसके बाद में मॉक टेस्ट एंड PYQs। अभी आपको क्या करना है, बाकी बचे हुए 7 दिन के अंदर एटलीस्ट आपको एक फुल मॉक देना है रोज़। एक से ज़्यादा भी दे सकते हैं अगर आपकी कैपेसिटी है तो, लेकिन मॉक टेस्ट देने के चक्कर में आपको रिवाइज करना नहीं भूलना है, दोनों को बैलेंस करके रखना है। तो मॉक टेस्ट एक तो एटलीस्ट दीजिए और उसका एनालिसिस कीजिए। जब आप एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपके वीक एरियाज़ क्या हैं, तो उनको बार बार रिवाइज कीजिए। ऐसा नहीं करना है कि स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो हमारा है उसी को बार बार पढ़े जा रहे हैं, उससे फ़ायदा नहीं होगा। जो अभी वीक एरियाज आपको लग रहे हैं उनको बार बार रिवाइज कीजिए, ताकि वहाँ से क्वेश्चन आएगा तब भी आप कर पाएँ। देन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, शायद 3 प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिल जाएंगे अभी तो, 2019, 23 एंड 24, ये 3 आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे CCI के। उनको अच्छे से सोल्व करके जाना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। एंड दूसरा आपका फ़ायदा होगा कि आप प्रीवियस ईयर पेपर करोगे तो आपको पैटर्न पता चलेगा, किस टाइप से पेपर आता है, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपको फिर जाके हेल्प करेगा एग्जाम के अंदर। देन ओनली रिवाइज व्हाट यू हैव कवर्ड ऑलरेडी। जो आपने ऑलरेडी कवर कर लिया है उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। अभी आपको नए टॉपिक स्टार्ट नहीं करने हैं, लास्ट 7 दिन बचे हैं, जो आपने पढ़ लिया है उसी को बार बार रिवाइज कीजिए और वही आप स्ट्रॉन्ग करते जाइए, अपना नया मत पढ़िए। लेकिन हाँ, जो आपने पढ़ा है उसमें जो वीक एरिया है उसको ज़्यादा रिवाइज कीजिए। देन ट्रैक टाइम एंड एक्यूरेसी वाइल सॉल्विंग। जब आप पेपर सोल्व कर रहे हो, जब आप मॉक दे रहे हो, तो बिल्कुल वैसा ही देना है जैसा आप एग्जाम में जाके दे के आएंगे। पूरा टाइमर लगाना है आपको एंड एक्यूरेसी मेंटेन करनी है। देन डोंट कंपेयर योर सेल्फ। किसी से भी आपको कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है, आपकी रेस आपसे खुद से है, किसी और के साथ कंपेयर नहीं करें। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि उसके तो इतने मार्क्स आ रहे हैं मेरे कम आए, इससे आपको डीमोटिवेट होगा। या तो आप पूछना ही छोड़ दीजिए, किसी फ्रेंड से मत पूछिए तेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, किसी का मत देखिए टेस्ट में क्या रैंक आ रही है, कुछ देखने का ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपने आप से कॉम्पीट कीजिए। अगर आपके आज मार्क्स 70 आए हैं तो कल आपके 71 आए, ऐसे आप खुद के साथ कंपेयर करना शुरू कीजिए, ना कि किसी और से। देन ट्रस्ट योर प्रोसेस। अभी तक आपने जो पढ़ा है, अच्छा पढ़ा है, ट्रस्ट कीजिए ताकि आप कॉन्फिडेंट रह सकें उससे। प्रॉपर स्लीप लेना है। मतलब एग्ज़ाम जब पास में आती है ना, तो बच्चे ऐसा करते हैं, सोना कम कर देते हैं और ज़्यादा पढ़ना शुरू कर देते हैं, उससे फ़ायदा नहीं होता है। अभी आपको टाइम है कि आप प्रॉपर स्लीप लें, प्रॉपर पढ़ाई करें और अच्छे हेल्दी रहें, ताकि आप एग्ज़ाम जब देने जाएं तो फ्रेशली जाएं। एंड कट ऑफ डिस्ट्रिक्शन, 7 दिन है, 7 दिन में आप सोशल मीडिया यूज़ नहीं करेंगे तो बिल्कुल भी आपको कुछ होने नहीं वाला है। तो प्लीज़ 7 दिन के लिए एटलीस्ट सोशल मीडिया बंद कीजिए, डिस्ट्रिक्शन उससे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, आपके पास बहुत सारा टाइम निकल आएगा दिन के अंदर। देन 7 दिन है, बहुत बड़ा डिफरेंस आ सकता है 7 दिन में। अगर आप 7 दिन में अच्छे से रिवाइज कर लेंगे तो आपको एक अलग लेवल का मोटिवेशन फील होगा, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे। तो अच्छे से इनको यूटिलाइज़ कीजिए। जो आपने पढ़ लिया है उस पर विश्वास कीजिए, उसमें जो आपने जो पढ़ाई की है उसी को बार बार रिवाइज कीजिए, कॉन्फिडेंट रहिए। अच्छा, कॉन्फिडेंट रहने के लिए मैं आपको एक प्रैक्टिस बता सकती हूँ। सुबह उठ के आप एफर्मेशंस लिखिए कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं एग्ज़ाम में अच्छा कर रहा हूँ। प्रेजेंट टेंस में लिखना है आपको ये सब। जिस चीज़ से आपको डर लग रहा है ना, उसका अपोजिट आप पॉजिटिव वे में लिखना शुरू कर दीजिए। जैसे अगर आपको डर लग रहा है कि मैं एग्ज़ाम में बैठा हूँ और मुझे कुछ आ नहीं रहा है, तो उस टाइप से लिख सकते हैं कि मैं एग्ज़ाम देने बैठा हूँ और मुझे सब कुछ आ रहा है, मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ। इस टाइप से जो आपके मन में नेगेटिव आ रहा है थॉट, उसको पॉजिटिव वे में लिखना शुरू कीजिए। आपको लगेगा कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, झूठ लिख रहा हूँ, लेकिन आपको बहुत हेल्प करेगी वो चीज़। धीरे धीरे आप अपने आप पॉजिटिव होते जाएंगे उससे। देन अपनी प्रिपरेशन में बिलीव करना है और काम रहना है, प्रेशर बिल्कुल नहीं रहना है, क्योंकि सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो काम नहीं जाते हैं पेपर देने के लिए। प्रेशर लेके अगर जाएंगे ना तो आप सिली मिस्टेक करेंगे और 1-2 मार्क्स आपका कम ही होगा। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे तो हो सकता है आपके 1-2 मार्क्स ज़्यादा आ जाए। फिर जब आप एग्ज़ाम देने बैठो तो सब कुछ अटेम्प्ट करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है आपको। जितना आपको आ रहा है उसको पहले स्मार्टली अटेम्प्ट कीजिए। देन सेकंड बार जब आप फिर से पेपर को देख रहे होंगे तो उसमें से जो क्वेश्चंस में आपको कन्फ्यूज़न लग रहा है या ऐसा लग रहा है कि इन दोनों ऑप्शंस में से ये हो सकता है, तो अच्छे से दिमाग लगाइए। इस पेपर में बहुत टाइम रहता है, तो अच्छे से दिमाग लगा के फिर कीजिएगा। एंड पहली बार जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करो और जो टिक लगा दो वही रहने देना, चेंज मत करना, क्योंकि जब बार बार हम स्क्रॉल करेंगे, बहुत सारा टाइम बचा होगा, तो हम आंसर्स चेंज कर देते हैं और 99% वो आंसर्स गलत निकल आते हैं। जो पहले वाला होता है वही सही निकलता है। तो आंसर्स चेंज नहीं करने, पहली बार में जो लगा दिया वो लगा दिया। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। आई होप आपने जितना हार्ड वर्क किया है वो आपको
अच्छा सा रिज़ल्ट दे के जाएगा। जितना आप काम कर रहे हो वो आपको बिल्कुल रिज़ल्ट देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि हम पढ़ रहे हैं और रिज़ल्ट नहीं आया। जितना आपने वर्क किया है उतना आपको रिज़ल्ट दे के ही जाता है। अच्छा, एग्ज़ाम से पहले जब डर लगता है ना, उसके लिए आप एक और प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब आप मॉक टेस्ट देने बैठें तो उसी टाइम पे बैठें जब आपका पेपर है। जैसे इस बार शायद एग्ज़ाम 5 से 7 बजे तक है, तो आप 4:30 बजे अपनी टेबल पे बैठें और मेडिटेशन प्रैक्टिस करें। मेडिटेशन करें, आंखें बंद कीजिए, डीप ब्रीथ्स लीजिए और अपने आप को रिकॉल करवाइए कि आप एग्ज़ाम सेंटर में बैठे हैं, आप काम हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, आप अच्छा करने वाले हैं। जब आप डीप ब्रीथिंग करेंगे ना तो आप शांत रहेंगे। तो एटलीस्ट आधे घंटे पहले बैठिए और उसमें मेडिटेशन प्रैक्टिस कीजिए, डीप ब्रीथिंग प्रैक्टिस कीजिए और 5 बजे से आप अपना मॉक टेस्ट शुरू कीजिए, जिससे रिदम बन जाएगी आपके अंदर रोज़ एग्ज़ाम देने की। एंड जिस दिन आप एग्ज़ाम देने जाएँ, एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंच जाएँ, वहाँ भी आपको सेम चीज़ करनी है, क्योंकि एग्ज़ाम सेंटर पे जल्दी बैठा दिया जाता है और वहाँ पे बैठे-बैठे बच्चे पैनिक कर रहे होते हैं। तो उस टाइम पे क्या करें, आंखें बंद करें, वही डीप ब्रीथ कीजिए और मेडिटेशन और एफर्मेशंस पॉजिटिवली शुरू कर दीजिए। आधे घंटे तक आप आँख बंद करके डीप मेडिटेशन कीजिए। किसी से बात नहीं करनी है। आस-पास के बच्चों से अगर आप डिस्कशन करेंगे एग्ज़ाम से पहले, तो वो स्ट्रेस देके जाएगा, तो वो भी आपको नहीं करना है। अच्छे से एग्ज़ाम दें। आई होप आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा, एग्ज़ाम अच्छी जाएगी। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय।